नमस्कार दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स में एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स पे हम पहले 2 पार्ट बना चुके हैं। दिस इज द पार्ट 3। एक टॉपिक होता है, आप जानते हैं, नाम मोलर हीट कैपेसिटी कह देते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी। नाम से भी क्लियर है, हीट कैपेसिटी। जैसे किसी भी सब्सटेंस की अगर हम कोई भी हमारे पास में कंटेनर है, कोई सिस्टम है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम बाई 1 डिग्री। किसी सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। उसे हीट कैपेसिटी कह देते, कुछ लोग उसे थर्मल कैपेसिटी कह देते। कोई भी सिस्टम है हमारे पास में, उसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री बढ़ाना चाह रहे हैं। जैसे मान लो, सपोज करो कुछ भी, आपके पास ये पेन है और इस पेन का टेम्परेचर आप 1 डिग्री बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपको कितनी इसे हीट देनी पड़ेगी, गर्म करना पड़ेगा। और अगर मैं आपसे क्या कहूँ कि साहब ये जो पेन है, इस पेन की जगह एक बड़ा पेन ले लूँ मैं, यहाँ पे मुझे यहाँ पास में कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई मैंने बड़ा सिस्टम ले लिया जी, तो अब उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए किसी आपसे पूछा कि उसमें कितनी हीट ज़रूरत पड़ेगी, तो आपने कहा भाई इसमें तो ज़्यादा चाहिएगी हीट, क्योंकि ये बड़ा सिस्टम है हमारे पास। तो ऐसे ही किसी सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत पड़ती है वो उसकी हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी होती है। लेकिन अगर हम कोई एक सब्सटेंस ले रहे हैं, यहाँ तो सिस्टम था, और उसके 1 मोल को करें, तो मोलर माने 1 मोल, तो अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 mole of a substance by 1 mole substance आ गया, अब सिस्टम की जगह सबस्टेंस आ गया, by 1 डिग्री इज कॉल्ड एज मोलर हीट कैपेसिटी। बहुत आसान सी बात है कि भाई 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ी उसे क्या कह दिया, मोलर हीट कैपेसिटी कह दिया। इसमें तो कोई बड़ी बात इसमें नहीं रही, 1 मोल को बढ़ाने। तो नॉर्मली इसको 2 अलग अलग कंडीशन पे नापते हैं। अगर हम मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर ली जाए, इस काम को मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए, तो इसे सीपी कह देते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और अगर इसे हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे नापें, मेजर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसे सीबी कहते हैं। तो कितनी आसान सी बात होगी। कोई आपसे कहे सीपी क्या होती है साहब, तो आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और कोई आपसे कहे सीबी क्या है, तो आप कहेंगे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, ये प्रेशर था, वॉल्यूम। तो कई बार वो आपसे क्या कहेगा कि आप ड्राइव करिए, ड्राइव हमेशा सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर होता है। तो आपसे कहेगा, आपसे क्वेश्चन दे देगा, आपके स्कूल में आ जाएगा क्वेश्चन ड्राइव सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर, ये आपको ड्राइव करना है, ये आपको ऐसे कहते हैं। तो बहुत आसान सा एनसीईआरटी में दे रखा है। आप जानते हैं कि हीट गिवन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट नापते हैं, तो आप मालूम है वो डेल्टा यू होती है। और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो होती है,
डेल्टा यू या डेल्टा ई, आप दोनों में से जिससे फेमिलियर हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जब नापते हैं हम कभी कोई भी किसी भी रिएक्शन के दौरान, तो वो हमेशा डेल्टा एच होती है। तो ये बात आपको आसानी से मालूम। तो डेल्टा यू को हम कह देते हैं सी बी डेल्टा टी। कैसे कि एक मोल के टेम्परेचर को बढ़ाने में कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, हीट की ज़रूरत पड़ी, वो सी बी होती है 1 डिग्री बढ़ाने में। तो अगर 1 से ज़्यादा डिग्री बढ़ाना हो तो वो जितना भी चेंज करना हो या कम चेंज करना हो, चेंज इन टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही डेल्टा एच इक्वल टू हो जाता है सी पी डेल्टा टी। और ये दोनों चीज़ें फॉर 1 मोल। अगर एक से ज़्यादा मोल हो तो एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डेल्टा यू इक्वल टू सी बी डेल्टा टी, और क्योंकि डेल्टा एच कांस्टेंट प्रेशर पे नापी जाती है, और अभी आपने पढ़ा था सी पी और सी बी क्या होती है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट। जैसे आप बाज़ार से मान लो कोई फ्रूट खरीदने गए, लेट आपने बनाना खरीदा, तो उससे आपने पूछा भाई ये कैसे दिए, केले कैसे दिए, तो उसने कहा साहब ये 5 रुपये का एक है। तो अगर आप 4 केले खरीदेंगे तो कितने पैसे लगेंगे, 20 रुपये लगेंगे। तो ऐसे सी पी क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कांस्टेंट प्रेशर, मॉलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर 4 डिग्री बढ़ाना होगा तो आपने कहा 4 इंटू सी पी हो जाएगा। तो सर्टेनली ऐसे ही डेल्टा एच तो चेंज इन एंथैल्पी होती है, तो एक को बढ़ाने के लिए सी पी, तो जितना भी चेंज आया इंटू डेल्टा टी। ऐसे ही कांस्टेंट वॉल्यूम पे सी बी इंटू डेल्टा टी। मैं समझता हूँ ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हम ड्राइव कर रहे थे रिलेशन, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारे पास में। बहुत आसान सी बात है, एनसीईआरटी में बिल्कुल साफ साफ दे रखा है। अब आप जानते हैं डेल्टा एच और डेल्टा यू में क्या रिलेशन होता है। डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी बी, ये एक रिलेशन होता है डेल्टा एच और डेल्टा यू। और आप जानते हैं डेल्टा पी बी इक्वल टू होता है एन आर टी। तो इफ 1 मोल, अगर 1 मोल है तो डेल्टा पी बी की जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा आर टी। आर तो क्योंकि कांस्टेंट है, तो डेल्टा पी बी की जगह हम लिख सकते हैं आर डेल्टा टी। तो इसको मैंने यहाँ लगा दिया, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी आ गया। और डेल्टा एच की जगह क्या लिख सकते हैं हम, सी पी डेल्टा टी, और डेल्टा यू की जगह सी बी डेल्टा टी और प्लस आर डेल्टा टी। डेल्टा टी अगर आप हटा दें तो सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर। लीजिए सर, आपका फार्मूला ड्राइव हो गया। ये आ गया था यहाँ से यहाँ पे जब पहुँचे, तो दैट इज ये यहाँ से, तो ये हमने पीछे वाली इक्वेशन को इस्तेमाल कर दिया था। चलिए, ये तो बहुत आसान सी बात रही। याद रखिए दोस्तों, फॉर मोनो एटॉमिक गैस, जो मोनो एटॉमिक गैस होती है, कभी आपको किसी क्लिप में बताएंगे कि ये वैल्यू कैसे निकाली जाती है, वो भी बताएंगे। मोनो एटॉमिक गैस में सी बी इक्वल टू होता है 3/2 आर, और सी पी इक्वल टू होता है, कोई आर का डिफरेंस आएगा 5/2 आर। फॉर डाई एटॉमिक गैस, अगर मैं डाई मोनोटॉमिक समझते हैं ना, जैसे हीलियम है, नियॉन है, जिनमें एक एटम पाया जाता है, आर नोबल गैसेज होती हैं। डाई एटॉमिक गैसेज है जैसे ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, एट्सेट्रा। तो इनमें सी बी इक्वल टू होता है 4R, और सी बी इक्वल टू होता है सर्टेनली सी बी इक्वल टू 3R, और सी पी इक्वल टू 4R। और फॉर ट्राई एटॉमिक, अगर 3 एटम है, या पॉली एटॉमिक, ऐसा क्यों होता है आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी आपको किसी, अभी तो हम एनसीईआरटी पे काम करना चाह रहे हैं, आगे किसी और अमोनिया हो गई, CO2 हो गई, एट्सेट्रा, ऐसी किसी गैस में याद रखिए सी बी इक्वल टू होता है 5/2R। दिस वुड बी, इसे कैलकुलेट करें अगर हमें, क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पे दिस वुड बी 5/2R, एंड दिस वुड बी 7/2R, और दिस वुड बी 3R, एंड सी पी इक्वल टू 4R।
इस तरह से ये तो मैं ड्राइव करता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे एग्जैक्टली नहीं याद रहता, ड्राइव करके निकाल के आते हैं। फिर भी एक बार चेक कर लेंगे जब भी आपको होगा। एक आपने कभी रेशो पढ़ी होगी, वैसे एनसीईआरटी में जरूरत नहीं है, गामा कह देते हैं, पॉइसन रेशो कह देते हैं, पॉइसन रेशो। तो गामा इक्वल टू होता है Cp अपॉन Cv, और आप निकाल सकते हैं मोनो एटॉमिक में गामा आ जाएगा, Cp कितना था हमारे पास में 5/2r अपॉन 3/2r, 5/3 1.67 आ जाएगा। डाई एटॉमिक में गामा इक्वल टू आपने देखा ये था 7/2r 7/5, तो ये 1.4 आ जाएगा। और ट्राई या पॉली एटॉमिक में गामा इक्वल टू 4/3 दैट इज 1.33 आ जाएगा। ये CP/Cv पे एक बार। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन कैसे इसमें एनसीईआरटी में आता है आपके साथ में, बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखिए आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 6.9 है मेरे पास में। उन्होंने कहा बहुत आसान क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलोजूल ऑफ हीट। necessary to reach the temperature of 60 gram of aluminium from 35 degree centigrade to 55 डिग्री सेंटीग्रेड। और उन्होंने कहा मोलर हीट कैपेसिटी, बस एक टर्म की नॉलेज होगी तो क्वेश्चन करने में कुछ दिक्कत नहीं है, ऑफ एल्युमिनियम इक्वल टू 24 जूल पर मोल पर केल्विन। तो दोस्तों जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल दिए। 60 ग्राम एल्युमिनियम है तो 60/27। मोलर हीट कैपेसिटी एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में कितनी चाहिए, तो आपने डेल्टा H इक्वल टू NCP डेल्टा T। नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 होते तो 1 नहीं लगाते, तो ये हो गया 60/27। व्हाट इज मोलर हीट कैपेसिटी, दिस इज 24। और व्हाट इज चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा T NCP डेल्टा T। व्हाट इज चेंज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर चाहिए, कहाँ से कहाँ तक पहुँचाना है, 35 to 55, 55 - 35। लीजिए साहब ये आपका इतने जूल आ गया। कटाक से क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, एक बार में आप कर पाएंगे, बस एक टर्म नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। कई बार 9th क्लास में भी आपके स्कूल में सिलेबस में आ जाता है वो अलग इस तरह का क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। उन्होंने कहा 6.10 क्वेश्चन देखिए, उनका कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज, बस जूनियर क्लासेज में एंथैल्पी की जगह वो हीट बोल देगा। एंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग 1 मोल ऑफ वाटर at 10 degree centigrade to ice at -10 degree centigrade। और आपको दिया है उसने डेल्टा H फ्यूजन इक्वल टू 6.03 किलो जूल पर मोल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। Cp वाटर लिक्विड दे रखी है आपको, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप एक बार में कर पाएंगे, कोई भी कर सकता है। और Cp वाटर सॉलिड मतलब आइस की दे रखी है 36.8। तो इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है। सबसे पहले क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स की वजह से गलत नहीं होता, क्वेश्चन गलत होता है कि हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया।
आप देखिए ये वैल्यू उन्होंने जूल में दी है, ये जूल में दी है, और डेल्टा एच फ्यूजन को उन्होंने किलो जूल में दिया है। तो जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो ऐसे ना हो कि हम किलो जूल के साथ में जूल को जोड़ दें। तो अपने आप में देखें, पहली बात तो आपके मन में ये बात है, तो पहली बात आपको समझ में आ गई कहाँ गड़बड़ आती है। दूसरी बात, अगर हम प्रोसेस को समझने की कोशिश करें, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, ये समझने की कोशिश करें क्या हो रहा है, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक बार पूरे मन से अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको खटाक से समझ में आए क्या हो रहा है। साहब देखिए, हमारे पास में H2O है लिक्विड, जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है साहब, आप अपने मन में मान लीजिए, और उसने 1 मोल का है, आपसे 1 मोल है हमारे पास में, तो 1 मोल आपके पास में ये पानी है। आपने घर में एक गिलास में 18 ग्राम पानी ले रखा है साहब, ये 18 ग्राम पानी है आपके पास में, 1 मोल पानी, ठीक है, और जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, यहाँ तक कोई बात नहीं। छोटे बच्चे भाई से बात करेंगे, छोटे से, उससे वही बताते हैं। अब इसे मुझे जमाना है, आइस में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा इसे, आपने कहा साहब फ्रिज में रखेंगे, तो फ्रिज में जब आप इसे रखेंगे तो फ्रिज इसमें से हीट निकालेगा। तो याद रखिए कि जब आप इसे ठंडा कर रहे होंगे तो हीट निकालेंगे, और हीट रिलीज हमेशा नेगेटिव आती है। तो पहले हम H2O लिक्विड को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से, याद रखिए H2O लिक्विड में ही कन्वर्ट होगा ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है उस पर दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, सॉलिड भी और लिक्विड। तो अभी ये लिक्विड ही बनेगा 0 पे, फिर H2O लिक्विड से H2O सॉलिड बनेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तब ये आइस में कन्वर्ट होगा। तो एक हीट तो ये बाहर निकलेगी, एक ये वाली हीट बाहर निकलेगी, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस, और जब आइस बन जाएगी तब आइस का टेम्परेचर डाउन होगा, और तब ये जाके -10 पे पहुंचेगी। फिर कितनी है, तो 3 प्रोसेस होंगे, 1 डस्ट से 0 पानी, फिर 0 टू 0 लिक्विड टू आइस, और फिर 0 टू -10 आइस में टेम्परेचर घटना। तो 3 प्रोसेस हमारे पास होंगे यहाँ पे कुल मिला के। मैं समझता हूँ अब आपको क्वेश्चन खटाक से समझ में आ गया। 3 प्रोसेस होंगे हमारे पास में, और तीनों में एनर्जी रिलीज होगी, निकलेगी एनर्जी, तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो पहला प्रोसेस हुआ H2O लिक्विड 10 डिग्री सेंटीग्रेड से H2O लिक्विड 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने मोल है, 1 मोल है साहब। तो हमें, अब हम यहाँ लगाएंगे, आपको कितना ये जो एनर्जी आएगी डेल्टा एच, वो आएगी NCP डेल्टा टी, और N क्योंकि 1 मोल दे रखा है, और CP कितना है, H2O लिक्विड का अलग दे रखा होगा। देखिए H2O लिक्विड का दे रखा है उन्होंने, कितना दिया है 75.3 इंटू डेल्टा टी, कितना चेंज आया 10 से 0, तो टेम्परेचर कितना चेंज आया टेम्परेचर का 10 में, और ये एनर्जी रिलीज होगी, याद रखिए 753 जूल, ये रिलीज होगी। जब रिलीज होगी तो इसे नेगेटिव लिखेंगे। ये पहले प्रोसेस में एनर्जी आ गई, ये वाला जो पहला प्रोसेस हुआ था उसमें। अब दूसरा प्रोसेस है कि H2O जो लिक्विड बन गया हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसे चेंज करेंगे H2O सॉलिड, मतलब आइस में, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा उसमें। और इस प्रोसेस को कहते हैं, ये अगर हम सॉलिड टू लिक्विड कहते हैं तो इसे फ्यूजन कहते हैं। तो ये फ्यूजन का उल्टा है, तो हम एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पे लिक्विड से सॉलिड, तो एक तरह से हमारे पास में क्या हो रहा है, ये लिक्विड टू सॉलिड जब कन्वर्ट हो रहा है तो फ्रीजिंग हो रही है, तो फ्रीजिंग हुई, फ्यूजन से उल्टा। तो डेल्टा एच फ्रीजिंग जो है हमारे पास में, वो हो गई माइनस डेल्टा एच फ्यूजन। तो डेल्टा एच फ्यूजन कितना दे रखा है उन्हें, दिस इज 6.03 किलो जूल। याद रखिए 1 मोल के लिए, और एक ही करना है। अगर ये 1 से ज़्यादा होते तो n से मल्टीप्लाई करते, तो मैं यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और बाई चांस n हमारा 1 है, तो ये 6.03 किलो जूल है, तो इसे मुझे जूल में चेंज करना पड़ेगा। और याद रखिए नेगेटिव, क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पे भी, क्योंकि फ्यूजन करते हम सॉलिड टू लिक्विड बनाते तो देनी पड़ती है एनर्जी। तो ये इतने जूल ही आ गए। और तीसरा आप खुद ही निकाल लेंगे कि अब ये साहब H2O सॉलिड, एक बार टॉपिक समझ में आ जाए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से H2O सॉलिड ही -10, मतलब आइस का टेम्परेचर घट रहा है, तो फिर आप NCP डेल्टा टी लगाएंगे। और आपकी बार CP कौन सी लगेगी, यस ठीक कह रहे हैं आप,
अब की बार Cp लगेगी आइस वाली। तो कितने मोल है 1, Cp बोलो कितनी है आइस की, दे रखी है 36.8, और कितना टेम्परेचर में चेंज आया 10 डिग्री का, तो दिस इज 368 जूल। अगेन इट इज नेगेटिव, तो टोटल को जोड़ दीजिए। अब हमारे पास में टोटल आ गया हमारे पास में। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकली थी वो आई थी -753 जूल। इसमें कितनी आई थी, दिस इज -6030 जूल, और इसमें कितनी आई थी -368। इनको जोड़ दीजिए, जो आ जाए उतने जूल आपका आंसर। मैं समझता हूँ आपको पक्का समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, कहीं इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ वाली गुंजाइश नहीं। ये मोलर हीट कैपेसिटी पे जिस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं एनसीईआरटी में बने हों वो आपके सामने। दोस्तों जब हम कभी बॉन्ड एंथैल्पी के काम, तो आज का दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक नंबर 2 आज का, बॉन्ड एंथैल्पी पे जब काम करते हैं। दुनिया में कोई बॉन्ड है हमारे पास में, ये एक बॉन्ड है HH, इसको तोड़ा हमने, तो हमेशा याद रखिए एनर्जी देनी पड़ेगी पॉजिटिव। बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन हमेशा एंडोथर्मिक होता है। आई एम वेरी सॉरी, बॉन्ड डिसोसिएशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, वो हमेशा एंडोथर्मिक होता है। और अगर मैं बॉन्ड बनाऊं, कोई सा भी बॉन्ड बनाऊं, 2H से मैं H2 बनाऊं, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो। बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, वो हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। कई बार आपसे स्कूल में क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, अगर आप देखें तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है 6.18। हालांकि हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। उसने पूछा फॉर द रिएक्शन 2Cl gives Cl2 गैस, what are sign of डेल्टा H एंड डेल्टा S। दोस्तों डेल्टा S तो अभी हमने नहीं पढ़ा है, चेंज इन एंट्रोपी, लेकिन डेल्टा H हम समझ सकते हैं, दिस इज बॉन्ड फॉर्मेशन। अब जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन है तो बॉन्ड फॉर्मेशन तो हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, तो हम बता सकते हैं इसमें कि बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड बनाए यहाँ पे तो डेल्टा H नेगेटिव होगी, एक्सोथर्मिक होती है बॉन्ड। मैं आपको एंट्रोपी पे वैसे आप अभी पढ़ाया नहीं है, और फिर भी यह देखिए 2 मोल हैं गैस के और 1 मोल, कभी भी नंबर ऑफ गैस के मोल कम हो रहे हो, मोल गैस के कम हो रहे हो तो हमेशा एंट्रोपी घटेगी। अगर मोल बढ़ रहे हो तो एंट्रोपी बढ़ेगी। तो एंट्रोपी अभी आप नहीं जानते, मैं किसी क्लिप में आपको बताऊंगा, लेकिन याद रखिए अगर यहाँ पे इसे सॉल्व करना चाहें तो सर्टेनली डेल्टा एस इज आल्सो नेगेटिव, क्योंकि 2 गैस के मोल से 1 मोल गैस का बनना है। जब भी नंबर ऑफ गैसेस कम हो तो एंट्रोपी हमेशा घटती है, जब भी नंबर ऑफ गैसेस बढ़ते जाता हो तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। अभी आप एंट्रोपी नहीं जानते, कोई बात नहीं, हम तो यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी पे काम करना चाह रहे थे। तो दोस्तों बॉन्ड एंथैल्पी, तो बॉन्ड कैसे टूटता है, कैसे बनता है, वो आपने देखा है यहाँ पे। जब कोई रिएक्शन होती है, फॉर ए रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में अगर हम काम करें, बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर ब्रोकन, रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स तो तोड़े जाते हैं, एंड बॉन्ड्स और प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। तो जब तोड़ेंगे रिएक्टेंट्स के बॉन्ड तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब प्रोडक्ट के बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। कैसे, क्या प्रोसेस होगा, हम कोई एक प्रोसेस मान लेते हैं। लेट हमारे पास एक रिएक्शन है कि साहब CH4 + 2O2 गिव्स CO2 + 2H2, ये एक रिएक्शन हमारे पास में हो। तो रिएक्टेंट्स ये हैं, तो जो रिएक्टेंट्स थे उनके बॉन्ड टूटे, तो CH4 में आप देख रहे हैं 4 CH बॉन्ड,
तो ये चारों CH बॉन्ड तोड़ दिए, C+4H। तो नो डाउट यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ी होगी, 4 CH के बॉन्ड के बराबर एनर्जी दी होगी। और 2 O डबल बॉन्ड O2 में O डबल बॉन्ड हुआ, ये भी तोड़े, तो 4 ऑक्सीजन एटम बनाए हमारे पास में, यहाँ भी एनर्जी दी होगी। और प्रोडक्ट्स में कौन कौन से बॉन्ड है हमारे पास में, CO2 है। तो C जो ये बना था और उसने 2 O से रिएक्ट किया होगा, ये जो 4 O थे, और C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये 2 C डबल बॉन्ड O बनाए होंगे CO2। मैं फिर क्लियरली लिख देता हूँ, आप जानते हैं CO2 ऐसे होता है। और जो 4 H है हमारे पास में, ये जो 4 H बने थे, इन्होंने 2 O से रिएक्ट करके 2 वाटर बनाए होंगे। वाटर में आप जानते हैं ये वाले बॉन्ड होते हैं। तो किसी रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट के बॉन्ड तो टूटते हैं जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है, और प्रोडक्ट के बॉन्ड बनते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो हमारे पास एक आसान सा तरीका होता है कि अगर हम रिएक्टेंट के बॉन्ड की एनर्जी में से प्रोडक्ट के बॉन्ड की एनर्जी को माइनस करते हैं, तो हमारे पास डेल्टा H आ जाती है, प्रोवाइडेड हम बॉन्ड एनर्जी नेगेटिव ले रहे हैं। डेल्टा H इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। पूरी केमिस्ट्री में हम हमेशा प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट लेते हैं, और लेकिन बॉन्ड एनर्जी के केस में हम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लेते हैं। क्यों लेते हैं वो आपकी समझ में आया होगा कि हम बॉन्ड एनर्जी को पॉजिटिव ले रहे हैं, जबकि बॉन्ड फॉर्मेशन तो नेगेटिव होती है। तो जब हमने ये इधर साइड में लिया तो माइनस लगाने से वो अपने आप ही नेगेटिव होगी। तो याद रखें, अगर नहीं भी आता है दिमाग में, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लेते हैं जब बॉन्ड एनर्जी पे करते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन आपके सामने करके देख रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन आपके साथ में। बहुत आसान से क्वेश्चन बॉन्ड एनर्जी पे बनते हैं, पर कई बार वो आपको फंसा लेता है। जैसे आपको किसी क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है, यही सेम क्वेश्चन। इफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H बॉन्ड H, Cl बॉन्ड Cl and H bond Cl are 436, this one Cl bond Cl, 243 and H bond Cl. (430) किलो जूल पर मोल रेस्पेक्ट। तो इस क्वेश्चन में गलती क्या होती है? सबसे बड़ी गलती तो बच्चा ये करता है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl की ठीक से इक्वेशन नहीं बनाता। आपको इससे पहली क्लिप में बताया था कि जब आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बना रहे हो तो हमेशा 1 मोल बनाएं। बच्चा क्या करता है कि H2 + Cl2 लिख देता है, जबकि इसे लिखना है हाफ H2 + हाफ Cl2। इसकी डेल्टा H हमें निकालना है। और दूसरी गलती ये करता है कि वो, हमें आदत होती है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करने की, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देता है, जबकि हमें करना होगा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। हाफ इंटू H बॉन्ड H जो दे रखी है, हाफ इंटू Cl बॉन्ड Cl जो दे रखी है, माइनस H बॉन्ड Cl। ये वैल्यू आपको दे रखी है, दिस वन 436 प्लस Cl बॉन्ड Cl दे रखिए 243। कितना आसान क्वेश्चन देखिए, कंपटीशन में आ जाता है। और 430 गलती होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl की वो गलत बना देता है, ऐसे कहीं बात बन जाती है। दोस्तों एक और एंथैल्पी आपके साथ में शेयर करें, दिस इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ, आपको बताया था स्टैंडर्ड कोई लगा देता है, तो स्टैंडर्ड कब लगाते हैं हम? जब 298 केल्विन 1 एटमॉस्फेयर में। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट की तरफ
में कोई बॉन्ड ना हो। ये बड़ी बात है कि आपको याद रहे कि जब हम एटोमाइजेशन की रिएक्शन बना रहे हो तो प्रोडक्ट की साइड में कोई बॉन्ड ना हो, केवल ओनली क्या हो, गैसियस एटम। जैसे मान लो आपसे कोई कहे मीथेन, तो इसका एटोमाइजेशन अगर मैं करूं तो कार्बन गैस प्लस हाइड्रोजन 4H गैस, ये इस रिएक्शन की जो डेल्टा H होगी उसे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ मीथेन। मान लो वाटर है मेरे पास में, जो भी फॉर्म में है, चाहे वो लिक्विड है गैस है, तो इधर हमने सारे बॉन्ड तोड़ डाले उसके, जितने बॉन्ड थे सब, तो डेल्टा H को हम कहेंगे डेल्टा H एटोमाइजेशन ऑफ वाटर। अब किसी ने कहा साहब डेल्टा H एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट, आपने कहा साहब कार्बन में तो कोई बॉन्ड है ही नहीं, वो तो अकेला एटम है। नो, डेल्टा H एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट, तो कार्बन ग्रेफाइट में नो डाउट ग्रेफाइट है भाई, वो सॉलिड स्टेट में है, तो उसके सारे एटम्स को अलग अलग किया हमने। आपने कहा एक ही तो था, नहीं, एक मोल है भाई, एक थोड़ी है। इस रिएक्शन की डेल्टा H को कहेंगे डेल्टा H एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट। ऐसे ही कोई आपसे कहे डेल्टा H एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम सॉलिड, कोई कहे तो आप कहेंगे सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस। आप कहेंगे साहब ये तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हो गया। यस, यहाँ पे डेल्टा H एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम सॉलिड इज आल्सो इक्वल टू डेल्टा H एटोमाइजेशन ऑफ, क्योंकि डेल्टा H एटोमाइजेशन किन्हीं भी रिएक्शन की एनर्जी के बराबर हो सकता है ऑफ सब्लिमेशन, डिपेंडिंग अपॉन टाइप टू टाइप सब्लिमेशन। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि Cl2 है मेरे पास में, तो आपने Cl2 गैस का एटोमाइजेशन किया तो 2Cl गैस बनाया, तो हम ये क्या कहेंगे डेल्टा H एटोमाइजेशन ऑफ Cl2 इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी तो है ये ऊपर, और क्या है ऑफ Cl बॉन्ड। तो वो डिपेंडिंग अपॉन वेरिंग फ्रॉम केस टू केस वो किसी के बराबर तो हो सकता है। जरूर नहीं है कि एटोमाइजेशन और सब्लिमेशन हमेशा बराबर हो, पर अगर खाली अकेला एटम है तो एटोमाइजेशन और सब्लिमेशन बराबर हो सकते हैं। जी, तो आई थिंक एटोमाइजेशन आपकी समझ में आ गया। दोस्तों एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन दे रखे हैं, उन पे अगर हम काम करें उसमें, तो कई बार एवरेज बॉन्ड एनर्जी पे भी पूछ लेता है आपसे, एवरेज बॉन्ड एनर्जी। तो जैसे CH4 का एटोमाइजेशन कर दीजिए, C ग्रेफाइट, C गैस क्षमा करें प्लस 4H, तो एक्चुअली जब एटोमाइजेशन किया डेल्टा H एटोमाइजेशन, तो क्या हुआ है उसमें, जो CH चारों बॉन्ड है वो टूट गए। तो हम ये कह सकते हैं CH बॉन्ड एवरेज बॉन्ड एनर्जी इक्वल टू डेल्टा H एटोमाइजेशन ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, फिर तो हम कह सकते हैं OH बॉन्ड एवरेज इक्वल टू डेल्टा H एटोमाइजेशन ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई 2। केवल यही वाला बॉन्ड होना चाहिए, तब बात बन जाएगी। आपने कहा फिर तो CO2 में भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, CCl4 में लगाइए, CO2 में लगाइए, अमोनिया में लगाइए, एक ही तरह का बॉन्ड हो तो खटाक से एटोमाइजेशन अपॉन नंबर ऑफ बॉन्ड कर सकते हैं। जैसे किसी में भी लगाइए जिसमें आपका मन करे, बहुत सारे केसेज आपको दिखाई देंगे। जैसे आपसे कोई कहे डेल्टा H एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH, आप कह सकते हैं डेल्टा H एटोमाइजेशन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाई 3।
अब एनसीईआरटी में एक बढ़िया क्वालिटी का एक प्रॉब्लम है, बहुत बढ़िया क्वालिटी मानी जाती है, मुझे तो बहुत पसंद है वो प्रॉब्लम। इन्होंने कहा यहाँ पे, बाकी तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, 6.15 पे हम काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस। एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस CCl4 gas gives C gas plus 4Cl gas। आपको दिया है उसने, एंड आल्सो वो आपसे कह रहा है आल्सो कैलकुलेट CCl एवरेज बॉन्ड एनर्जी इन CCl4 गैस। ये भी पूछा है आपसे, और दे रखा है आपको डेल्टा एच वेपोराइजेशन ऑफ CCl4 लिक्विड। CCl4 नो डाउट लिक्विड का ही होता है वेपोराइजेशन, 30.5 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच नॉट एफ CCl4 इक्वल टू -135.5 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट इक्वल टू 715 किलो जूल। डेल्टा एच एटोमाइजेशन ऑफ Cl2 इक्वल टू गैस, दिस इज 242 किलो जूल। ये डेटा आपको दे रखे हैं, और आपसे इसकी बहुत आसान क्वेश्चन है, बस एक बार डेटा समझने की ज़रूरत है। इस क्वेश्चन में जो खास तिकड़म लगाई है उसने, वो ये देख के लगाई वेपोराइजेशन। एक्चुअली CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड कह देते हैं इसे, एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे जब हम काम कर रहे थे तो इन्होंने यहाँ गैस दे दिया, इसलिए हमें एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की ज़रूरत पड़ी। ये खास तौर से उन्होंने क्वेश्चन में चेंज करने वो कर लाने की कोशिश करी, ट्विस्ट। तो जब हम डेल्टा एच नॉट एफ CCl4 की इक्वेशन बनाएंगे, तो क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो हमारा जो बनेगा CCl4 वो लिक्विड बनेगा। तो हमने यहाँ पे लिया CCl4 लिक्विड। किससे बनेगा ये आप जानते हैं, इससे पहली क्लिप में डेल्टा एच नॉट एफ सिखाया था, कार्बन ग्रेफाइट प्लस 2Cl2। ये इक्वेशन है हमारे पास में, और इसकी डेल्टा एच उन्होंने दे रखी, डेल्टा एच नॉट एफ CCl4, दिस इज गिवन -135.5 किलो। अब डेल्टा एच वेपोराइजेशन, क्योंकि ये लिक्विड बन गया, हमें यहाँ पे चाहिए जिस इक्वेशन में लगाना है हमें वो गैस चाहिए, तो उन्होंने साथ में CCl4 लिक्विड टू CCl4 गैस ये भी दे दिया आपको, डेल्टा एच इक्वल टू दिस इज 30.5 किलो। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूँ तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, C ग्रेफाइट प्लस 2Cl2 गैस इक्वल टू CCl4 लिक्विड, ये आ गया गैस, क्षमा चाहता हूँ, और डेल्टा एच आ गई -135.5 प्लस 30.5, तो ये आ गई -105 किलो। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये दोनों मैंने जोड़ी, तो ये -135.5 थी, ये 30.5 थी, तो ये 105 रह गई। यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और क्या डेटा दे रखा है, एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट दे रखी है। तो कार्बन ग्रेफाइट का एटोमाइजेशन अभी अभी सिखाया था, कार्बन गैस में डेल्टा एच दे दिया आपको 715 किलो जूल। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। मेन था कि 1 हम कितने स्मार्टली बनाते हैं, और फिर Cl2 गैस को कन्वर्ट किया उन्होंने 2Cl, एटोमाइजेशन जो दिया क्लोरीन का, और ये डेल्टा एच दे दिया आपको 242 किलो जूल। अब ये 3 इक्वेशंस हैं हमारे पास में, इन 3 इक्वेशन से मुझे ये वाली इक्वेशन बना। कितना आसान है, जैसे आप
क्लास 6 में करते थे, इनको जोड़ घटा के किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई करें और इनसे ये बनाएं। तो आपने कहा सर ये तो बहुत आसान है, हमें कार्बन ग्रेफाइट गैस चाहिए, 4 Cl चाहिए, तो कार्बन गैस तो इससे मिलेगा, एक है तो SH, इसमें 2 Cl है तो सर्टेनली इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और CCl4 इस वाली इक्वेशन से मिलेगा। और हमें चाहिए जो इक्वेशन बनानी है उसमें लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट में, इसमें प्रोडक्ट साइड में, तो सर्टेनली इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब हमने क्या किया, हमने इक्वेशन नंबर 1 को तो SH ले लिया, बहुत आसान, मैं समझता हूँ आप समझ भी गए होंगे। सी ग्रेफाइट से सी गैस, इसको हमने SH ले लिया, डेल्टा H 715। और ये जो इक्वेशन थी Cl2 गैस, इक्वेशन नंबर 3 जो थी 2Cl, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 2Cl2 गिव्स 4Cl। तो डेल्टा H भी 2 से मल्टीप्लाई हो गई और डेल्टा H इसकी दे रखी थी हमें कितनी, 242, तो ये हो गई 2 × 242 दैट इज 484 किलो जूल। और जो तीसरी इक्वेशन जो हमारे पे बन के आई थी उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो CCl4 गैस जो हमारे पास आ रहा था ये वाला, ये जो इक्वेशन थी इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया जब इसको, ये वाली इक्वेशन को, तो ये उल्टा करके लिख रहा हूँ मैं, CCl4 गैस गिव्स C गैस प्लस ये ना CCl4 गैस C ग्रेफाइट 2Cl, C ग्रेफाइट 2Cl गैस, और इसकी डेल्टा H क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो ये नेगेटिव में आ गई, -105 थी तो इसके आगे माइनस लगा दूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -105 दैट इज +105, बस जोड़ दीजिए आप देखिए। तो ये तो आपका सी ग्रेफाइट से सी ग्रेफाइट कट गया, 2Cl2 से 2Cl2 कट गया, हमारे पास इक्वेशन आ गई CCl4 गैस की, जो हमें चाहिए था वो आ गया। और डेल्टा H इक्वल टू हो गया 715 प्लस 484 प्लस 105। और CCl एवरेज बॉन्ड निकलवा रहा था वो आपसे, आप जानते हैं कितने बॉन्ड हैं इसमें, 4, तो ये जो वैल्यू आई डेल्टा H डिवाइडेड बाई 4, सेकंड आंसर ये किलो। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्लिप आपको पसंद आई होगी, एक बार इसको दोबारा से देखिए, लिख के देखिए, जितना आप लिख के काम करेंगे उतना आप बेहतर कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, ऐसी किसी क्लिप में फिर मिलेंगे आपसे।